देखो इनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी चली जाती हैं, है ना, ताकि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, पौधे को पानी भी चाहिए वो प्रोवाइड कराने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म, ठीक है, इसी तरह होता है थिग्मोट्रोपिज्म, यानी केमिकल बेस्ड, और ये थिग्मोट्रोपिज्म ये कि न्यू है, इसके बारे में ये आपके सिलेबस में भी नहीं, आपको बाद में बताएंगे। केमोट्रोपिज्म क्या चीज़ होती है कि कोई पर्टिकुलर केमिकल से बेस्ड, ओके, केमिकल सिक्रीशंस उसके तहत आने वाली, जैसे कि आपने कई देखा होगा कि कई पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा है ना, हाथ लगाया फटाक से बंद हो जाता है ना। अब हम इसको एक एक करके देख भी लेते हैं, जो अभी आपको दिखाया। फोटोट्रोपिज्म बहुत आसान है, हालांकि इसके ऊपर एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, देखे गए हैं, तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फोटोट्रोपिज्म वो ग्रोथ होती है जो कि लाइट की वजह से होती है, यानी कि इसके अंदर कॉजिंग फैक्टर क्या होता है, लाइट, और लाइट क्या चीज़ है, प्रकाश, और प्रकाश क्या हो गया यहाँ पे, कॉजिंग फैक्टर का हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, क्या स्टिमुलस, क्योंकि हम यहाँ कौन से पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिज्म मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम, ये ट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जब भी ग्रोथ होए पॉजिटिव, मतलब कि जैसे सूरजमुखी का पौधा है या फिर ऊपर की तरफ जहाँ पे प्रकाश आता है, अगर उसकी तरफ ग्रोथ हो रही है तो फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव होता है। अगर कई पौधे होते हैं उनको सूरज का प्रकाश नहीं चाहिए, उनको छाए के अंदर ही होते हैं, जहाँ सूरज का प्रकाश होगा वे वहाँ से दूर भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे जो कि पेड़ों के नीचे उगते हैं, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे खुम्बी के प्लांट होते हैं, जंगली खुम्बी उगाती है, तो हमेशा ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे लाइट नहीं आती हो, थोड़ी सी नमी हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, ग्रोथ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म दो तरह का, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। स्टेम्स यूजुअली शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म व्हाइल रूट्स यूजुअली शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। हमेशा तना सूरज के प्रकाश की तरफ ऊपर की साइड में उगता है, बड़ा होता है, और जड़ें नीचे की साइड में, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। अच्छा, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, फोटोट्रोपिज्म के लिए, ऑक्सिन। कौन सा, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कॉज ग्रोथ इन पार्ट ऑफ द स्टेम, क्योंकि स्टेम के अंदर जो भी ग्रोथ होती है उसके लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट इट प्रेफर्स टू एक्यूमुलेट मोर इन रीजन्स ऑफ स्टेम गेटिंग लेस लाइट। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बनता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तने के जो निचले वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से धरती से ऊपर उठना शुरू होता है, वो वहाँ पे ये हार्मोन्स की अधिकता पाई जाती है। ओके, When light comes from the top, all sides of the stem get same light. जब भी ऊपर से सूरज का प्रकाश पड़ता है तो तने के चारों तरफ सेम अमाउंट ऑफ लाइट पड़ती है। ठीक, आपने पेड़ देखा है, उसके तने के ऊपर चारों तरफ से सेम अमाउंट, इसलिए गोल होते हैं ताकि सेम अमाउंट ऑफ लाइट हो। आपने कभी किसी पेड़ के तने को ऐसा देखा कि वर्गाकार के अंदर ऊपर उठा हुआ है, नहीं ना, हमेशा लगभग गोल होते हैं ताकि सेम अमाउंट ऑफ लाइट सारे के गिरे। Thus, oxygen is uniformly distributed in stem and स्टेम ग्रोथ स्टेट। और इसी वजह से ये जो ऑक्सिन होता है ये तने के चारों तरफ में इक्वल अमाउंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ में लेता है, एक जैसी ग्रोथ। कई बार आपने देखा होगा कि एक पेड़ की कई बार शाखाएं एक जगह पे, मतलब सूरज जैसे यहाँ पे है, ठीक, और इस साइड के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेज आनी शुरू होगी, जबकि इस साइड के अंदर ब्रांचेज आई नहीं, और पेड़ का झुकाव दूसरी तरफ होता चला गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पौधे को देखो, अगर सूरज का प्रकाश इक्वली नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, वो सूरज के प्रकाश की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस स्टेम के अंदर से जो ब्रांचेज होंगी, जैसे आपने नीम के पेड़ वगैरह देखे होंगे, एक ही साइड के अंदर दुनिया भर की ब्रांचेज हो गई है, उसका फिर क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है तो उस टाइप में भार हो चुका होता है, वो गिर जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो लाइट की तरफ ही उसको ग्रो करना शुरू प्रेफर करवाते हैं। अगला देख लें, ये देखो ऑक्सिन हार्मोन है, यहाँ पे है, ये देखो आपने इसमें मूवमेंट भी दिखाई हुई है, ये सूरज की लोकेशन है ना। आपने छोटे छोटे पौधों को भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे सूरज होगा ना उसकी तरफ में ऐसे करके मुड़ जाएंगे ऊपर की तरफ में, है ना। ये ऑक्सिन, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक, दो तरह का कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन। दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब लाइट की तरफ, नेगेटिव मतलब लाइट से दूर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब बोले तो, जियो बोलते हैं तो ग्रेविटी,
क्या मतलब? ग्रेविटी. When stem and the root of the plant move against and along the direction of the gravity, it is called geotropism. जब भी स्टेम या रूट मूव करते हैं धरती की तरफ या धरती से दूर तो उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं. स्टेम्स यूजली शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म टू गेट लाइट एंड द एयर. जो हमारे जो स्टेम्स होते हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं. स्टेम्स का मतलब तना, यानी कि वे लाइट से मतलब कि धरती के, ये धरती है, नेगेटिव का मतलब ऊपर की साइड में उठते हैं वे, है ना. ऐसा तो नहीं है कि नीचे की साइड में होते हैं. रूट्स जो हमारी जड़ें हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. जड़ें हमेशा नीचे की साइड के अंदर धरती की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है, ग्रेविटी के कारण, ताकि उनको पानी और न्यूट्रिएंट सॉइल से मिल सके. जियोट्रोपिज्म समझ में आ गया. अगला हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रो मतलब पानी. मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. दिस शोज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट. ये आपको मैंने बता दिया, पानी की तरफ आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था कि बेंडिंग ऑफ रूट्स, जड़ों का मुड़ना पानी की तरफ, हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट है. फिर थिग्मोट्रोपिज्म, ये भी हम पढ़ लेते हैं. इट इज ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स ओवर अ सरफेस इन्फ्लुएंस बाय द टच. जैसे कि हमने बताया था ना, टच मी नॉट, कि जैसे कि ये एक बेल है ना, जहाँ पे भी आपने क्या, एक बेल को ऊपर को चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, एक लकड़ी उसके बीच में आसपास में गाड़ देते हैं जमीन में. उस लकड़ी को पकड़ पकड़ के बेल ऊपर चढ़ जाती है. जैसे कि मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट को आप क्या करते हो, आप उसको धरती के अंदर डाल दो और उसके साथ साथ में एक तो जड़ें भी अपने आप ही ले लेगा, दूसरा आप उसको थोड़ा सा सहारा दोगे, वो उस सहारे को पकड़ पकड़ के आगे मूव करना शुरू कर देगा. इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. ये किससे होता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑक्सीजन, ठीक है. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द पोर्शन ऑफ स्टेम टचिंग द स्टिक, मोर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेम विच रिजल्ट इन मोर ग्रोथ ऑन दैट साइड. अब जिस भी साइड के अंदर, मान लो आपने लकड़ी को ऐसे टेढ़ा लगा दिया, ठीक है, तो उसका जो स्टेम होता है मनी प्लांट का, उसके अंदर उसी साइड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वो उसी डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ करना शुरू कर देगा. ठीक. बेल को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं, कहते हैं ना हमने बेल चढ़ा दी किसी चीज़ के ऊपर, ऐसे ही होता है. केमोट्रोपिज्म. केमोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस. ठीक. पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स की तरफ मूव करना पौधे का. नेगेटिव केमोट्रोपिज्म मतलब कि अवे मूव करना केमिकल्स से. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन टू ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द केमिकल रिलीज बाय द ओवरीज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म. ये अब आगे भी रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी आपको आराम से डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा कि जैसे कि हमारे लाइफ प्रोसेस में इंसानों के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर अलग ही है, जैसे कि मेल्स और फीमेल्स का होता है, पौधों के अंदर भी मेल्स और फीमेल्स का होता है, ओवरी का रोल होता है इसके अंदर भी, और पोलन ट्यूब होता है. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? केमोट्रोपिज्म. ठीक है. अब नास्टिक मोमेंट, ये भी हम पढ़ लेते हैं. तो ये देखो, अभी हमने पोलन ट्यूब्स और इस चीज़ का पढ़ा था. ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पौधे के अंदर. ठीक. आपने मेल और फीमेल के अंदर पढ़ा था कि टेस्टिस और ओवरीज कहाँ होती हैं. पौधे के अंदर कहाँ होती हैं? देखो यहाँ पे ये इसकी ओवरी प्रेजेंट है, इसके बीच में ये ओव्यूल होता है, यहाँ से ये पोलन ट्यूब होता है, ये पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा, ओवरी, माइक्रोपाटाइल पढ़ा भी हुआ है. डिस्क्रिप्शन आपको दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से समझाया जाएगा आपको. अब नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स इन विच डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. भाई ये वो वाले मूवमेंट होते हैं. नास्टी का मतलब होता है कि बिल्कुल उल्टा. ठीक है, मतलब कि स्टिमुलस के ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं करता उसके ऊपर. स्टिमुलस मतलब कारक का कोई रोल नहीं होता इसके ऊपर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, छुई मुई का पौधा, जिसको हम जैसे ही उसको करते हैं एकदम से बंद हो जाता है. इट्स लीव्स फोल्ड इनवर्ड एंड ड्रॉप एंड ड्रूप. ड्रूप का मतलब होता है कुछ इस तरीके से मुट्ठी बंद कर लेना. द ड्रूपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लीव्स आर टच्ड. उसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता. आपने छुई मुई के पौधे को ऊपर से छूने की कोशिश करोगे तो भी बंद हो जाएगा, नीचे से आप छूने की कोशिश करोगे तो भी बंद हो जाएगा, यानी कि टच सेंसिटिव है वो. सच मूवमेंट हैपन बिकॉज व्हेन वी टच द लीफ. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम छुई मुई के पत्ते को छूते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रेवल टू द पुल्विनस. ये पुल्विनस उसका एक अंदर का एक पार्ट होता है. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल, जो कि हार्मोन्स
रेगुलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही उसको सिग्नल गया तुरंत उसने बंद कर लिया, ठीक है। ड्यू टू दिस इट रिमेन्स फर्म एंड होल्ड्स द लीफ अपराइट। व्हेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स reaches the pulvillus, the signal makes pulvillus lose its water and thus firmness, so the leaf folds inwards and the roots। मतलब क्या होता है, देखो छुई मुई का पौधा है ना, अपने अंदर पानी को होल्ड करता है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको छुआ, उसने अपने पानी को तुरंत बाहर निकाल दिया और खुद सिकुड़ गया। थोड़ी देर में जब आप क्या होते हैं, आप चले जाओगे वहाँ से, धीरे धीरे उस पानी को फिर से जड़ों में से एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर से फूल जाएगा, फिर से खिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर उसको 15 से 20 मिनट तक रोक दिया जाए तो पानी वापस आ जाता है पुलविनस के अंदर और पौधा फिर से खिल जाता है। आप फिर से टच कर दोगे वो फिर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नास्टिक मूवमेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म पढ़े हैं कि किस तरह के मूवमेंट्स होती हैं। हमने एंडोक्राइन सिस्टम की नीड ही क्यों होती है ये पढ़ा है। हमने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किस लिए ज़रूरी होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड, उनके रोल पढ़े हैं हमने, उनकी लोकेशन पढ़ी है हमने, और हमने पिछले वाला एक रिवीजन किया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू टीच एंड टू स्टडी अ चैप्टर। इसके बाद हम अब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमारे ऑलमोस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट जी। तो अब हम फिर शायद से 4th पे आएंगे, शायद से 4 चैप्टर नहीं 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वी विल बी कमिंग ऑन नेक्स्ट वन, वो देख लेंगे हम कितने रह गए हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।